लूसेंट नोट्स बायोलॉजी सीरीज का पहला वीडियो मैं लेकर आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। उसे आप देखकर अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करें। देखिए, देखेंगे बायोलॉजी जीव विज्ञान, जिसमें बायोलॉजी में बायो का अर्थ क्या होता है, जीवन, और लोगों का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। इसी से मिलकर बायोलॉजी शब्द बना है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लायमार्क, जो कि फ्रांस निवासी, एवं ट्रेविरेनस, जो कि जर्मनी के निवासी थे, ने पहली बार किया था। जीव विज्ञान के क्रमबद्ध ज्ञान का विकास ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। आधुनिक वर्गीकरण के पिता लिनियस को 5 जगत प्रणाली, जिसको सन 1969 ईस्वी में व्हिटकर महोदय द्वारा लाया गया। आज मैं इसको इतना इजी बताऊंगा जिसको आप अच्छे से समझकर बहुत लाभ ले सकते हैं। जैसे कि पहला है मोनेरा। इसको ध्यान देंगे, मोनेरा में कौन आएगा, प्रोकैरियोटिक जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तंतुमय जीवाणु। एक बात को यहाँ आप गौर कीजिएगा कि मोनेरा में ये तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जीव है, लेकिन जो भी जीवाणु है, बैक्टीरिया मतलब ही जीवाणु होता है, जिसमें आपको साइनोबैक्टीरिया में देख रहे हैं, आर्कीबैक्टीरिया देख रहे हैं, तंतुमय जीवाणु, जितने भी लगभग जीवाणु है वो मोनेरा में आते हैं। ठीक है। फिर अगली बारी है प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा को हम देखेंगे, जो कि 2 नंबर है। प्रोटिस्टा में ध्यान देंगे, यह एक कोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीव है। इसमें देखिए कैसे याद करेंगे, प्रोटिस्टा, प्रो से प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ। इसमें एक महत्वपूर्ण जो कि एग्लिना होता है, जो पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी होती है, ये किस में आता है, प्रोटिस्टा में आता है। समझ गए। आगे देखेंगे तीसरा है पादप जगत, जिसमें बहुकोषीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव, शैवाल, मौस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधा है। इसके बाद बात है नंबर 4, कवक में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी, जो कि अवशोषण द्वारा जिनका पोषण होता है, ये इतरपोषी होते हैं। ध्यान देने की बात है। नंबर 5 में आप देखेंगे जो कि जंतु है। क्या है, जंतु। इस सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव, यह सभी मेटाजोया भी कहलाते हैं। सबसे बड़ी बात है, क्या कहलाते हैं, मेटाजोया, यानी कि इस जंतु वाले मेटाजोया भी कहलाते हैं। इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अब आगे देखेंगे जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जिसको अध्ययन के आधार पर बताया जाता है कि ये इसका अध्ययन क्या कहलाता है, उसको हम लोग देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण है, देखिए, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहेगा, एपीकल्चर। क्या कहेगा, एपीकल्चर। रेशम कीट के पालन क्या कहेगा, सेरीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहेगा, पिसीकल्चर। कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, जो कि आपको लूसेंट में संग्रहित किया गया है। आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी, वृक्षों में झाड़ियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन, सौरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन, और सिल्वीकल्चर जो है ये काष्ठीय पेड़ों का अध्ययन। काष्ठीय पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर। इसके बाद हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान का, और फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती का। नेक्स्ट देखेंगे जीवों के द्विनाम पद्धति आपको लिनियस द्वारा, किसके द्वारा, लिनियस के द्वारा इसको लाया गया।
देखिए लैटिन भाषा के दो शब्द, पहले वंश तथा दूसरा जाति नाम होता है। कोई भी जब हम वैज्ञानिक के नाम से किसी भी जीव जंतु या कोई, ये मान लीजिए कि मनुष्य हैं, तो उसमें क्या होता है, पहला वंश और दूसरा जाति नाम, किसे, लैटिन भाषा के, और अंत में उस वैज्ञानिक के नाम को जोड़ दिया जाता है जिसने उसको रखा है, खोज किया है। ठीक है, उसके अनुसार हम देखेंगे, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस लीन, क्या है, लीन। ठीक है, होमो क्या है, वंश का नाम, सैपियंस क्या है आपको जाति का नाम, और लीन क्या है, वैज्ञानिक का नाम। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अब देखिए कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम को यहाँ डिनोट किया गया है। जैसे मनुष्य का होमो सैपियंस, ठीक है, मेढक का राना टिगेरना है, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका है, कुत्ता का कैनिस फेमिलिज है, गाय का बोस इंडिकस है, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका है, आम का मैंजिफेरा इंडिका है, और धान का आपको ओरेजिया स्टिवा है, और इसके बाद आपको गेहूं का यहाँ देख सकते हैं टिटिकम एस्टिवियन है, मटर का पिजम सट्वियम है, और आप यहाँ देख सकते हैं चन्ना और सरसों का ऐसे ही साइजर एरेंटम है, और सरसों का आपको ब्रासिका कप्सिडी है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज किसने किया, जीव द्रव्य की खोज सबसे पहले इसका नामकरण पुरकिंजन ने किया 1839 में। कब किया, 1839 में। इसको समझें क्या है, जीवन का ये भौतिक आधार इसको कहते हैं जीव द्रव्य को। ठीक है, ये कैसा होता है, तरल, गाढ़ा, रंगहीन, परभासी, मतलब उसके आर पार दिखाई देगा, लसलसा, वजनयुक्त पदार्थ होता है, और मनुष्य की यानी जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य में जो केंद्रक एवं कोशिका के बीच, झिल्ली के बीच रहती है। ठीक है, और केंद्रक द्रव्य जो केंद्रक के अंदर रहता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जीव द्रव्य का 80% भाग लगभग जल होता है। कितना परसेंट भाग, 80% भाग। जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है, 81:19। इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए अकार्बनिक बड़ा है कि कार्बनिक बड़ा है, शब्द पर गौर करेंगे, इसमें अ लगा हुआ है तो अ ज़्यादा हुआ, आइए कार्बनिक, इसको तो 81:19 अनुपात आप याद कर लेंगे। लेकिन उसमें से किसको 81 और किसको 19 कहना था, जिसमें जो बड़ा जो वर्ड है उसके लिए 81 यानी 19 से बड़ा 81 है, और उसको 19 आपको कार्बनिक के लिए। समझ गए, नेक्स्ट देखेंगे। जीव द्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। ठीक है, अब बारी आती है आपको नेक्स्ट कोशिका। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें ऐसी आपको ऐसे कंट्राडिक्टरी मतलब संदेशपद देखने को आपको मिलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको देखा कोई और, शब्द प्रयोग कोई किया, सिद्धांत कोई दिया, विभाजन कोई दिया, तो मैंने उसको एक साथ रखा हूँ। देखिए पहली बार कौन देखा, ल्यूएनहॉफ। शब्द प्रयोग कौन किया, रॉबर्ट हुक। कितना में, 1665 में। कोशिका सिद्धांत कौन दिया, स्लाइडन एवं स्वान 1838-39 में। कोशिका विभाजन को किसने किया, रुडोल्फ विर्चो, यानी विर्चो से इसको याद करेंगे 1855 में। फिर से एक बार पहली बार देखा कौन, ल्यूएनहॉफ। शब्द प्रयोग रॉबर्ट हुक, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन स्वान, कोशिका विभाजन रुडोल्फ विर्चो। यह जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। अब देखिए आइए, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका
जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी होता है, तो उसी का अंडा सबसे बड़ी कोशिका हो गया, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, इसको याद कर लेंगे। इसके लिए हो गया सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। ठीक है, ओके है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कोशिका को दो भागों में बांटा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। समझेंगे इसको मैंने बहुत ही ढंग से डिनोट करने का, आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए जो मैं ये काट का मैं चिन्ह जो रखा हूँ, यानी जिसमें आपको क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब है कि नहीं है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, न ही क्रोमैटिन होता है, न ही केंद्रक होता है। ठीक से समझिए, न हिस्टोन प्रोटीन होता है, न क्रोमैटिन होता है, न केंद्रक होता है। उदाहरण जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल की कोशिका। ठीक है भाई, उसके विपरीत यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, क्रोमैटिन भी होता है और केंद्रिका भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कोशिका का मुख्य भाग क्या है, उसको एक एक करके देखेंगे। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, सेलुलोज का बना होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। कोशिका झिल्ली क्या है, यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड की बनी होती है, इसमें प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस नमूना को तरल किरमिर का नमूना भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यानी जो आपको कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना सिंगर और निकोलसन द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था, उसको तरल किरमिर का नमूना भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, तरकाय है। इसकी खोज बोबेडी ने किया। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तरकाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तरकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्द्रवी जालिका। इसका मुख्य कार्य क्या है, उन सभी वसाओं व प्रोटीन का संचयन करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। इसका काम क्या है, संचयन करना। किसका, वसाओं और प्रोटीन का। कैसे वसा प्रोटीन का, जो विभिन्न झिल्लियों, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। अगली बारी आते हैं राइबोसोम का आपको सबसे पहले पादप कोशिका में किसने देखा, किसने समझा, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। कब, 1953 में। और जी.ई. पैलेट ने उसको जंतु कोशिका में। ठीक है, भी 1953 में ही। इसके बाद इसका नामकरण रॉबर्ट ने किया। नामकरण राइबोसोम का रॉबर्ट ने किया। मैंने एक साथ सबको रखने का प्रयास किया हूँ। नामकरण रॉबर्ट ने किया राइबोसोम का। आपको पादप कोशिका में रॉबिन्सन ने ब्राउन ने देखा, जबकि जंतु कोशिका में जी पैलेट ने देखा, यानी खोज किया। अब देखिए इसको, राइबोक्विनुलिक एसिड से बना होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंस है। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगला देखें, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S का और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S का होता है। इसको याद करने का प्रयत्न करेंगे। देखिए पहले प आता है कि पहले ए आता है। पहले आपको प आएगा, तो प आएगा तब 70 पहले आएगा, पहले 80 आएगा, पहले 70 आएगा, तब प वाला में जो आएगा 70 हो जाएगा। और यह बाद में आता है यूकैरियोटिक राइबोसोम में, उसमें 80S का हो गया। अब आइए माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज कौन किया, अल्टमैन ने किया। कौन किया, अल्टमैन ने किया इसकी खोज। बेंडा ने इसका नामकरण किया। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है।
डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे गोल्जी काय। गोल्जी काय इसकी खोज कौन किया? कैमिलो गोल्जी ने, जो कि इटली के निवासी थे। यह सूक्ष्म नालिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। इसे यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। गोल्जी काय को क्या कहेंगे? यातायात प्रबंधक। इसके बाद है कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी ये करता है। राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। अगला है आपको लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी रूबे ने। ये क्या है? यह सूक्ष्म गोल एक हरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण संश्लेषण विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। ये एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। अब देखेंगे इसको नेक्स्ट। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्या है? स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ये लवक यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। एक एक करके परिभाषा देखेंगे। हरित लवक क्या है? हरित लवक यह हरा रंग का होता है। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर भी कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक यह रंगहीन लवक है। यह जड़ों और भूमिगत तनों में पाया जाता है। इसके बताइए क्या है? वर्णी लवक। वर्णी लवक ये रंगीन लवक होता है। यह पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में विटामिन नामक वर्णी लवक पाए जाते हैं। इसी के कारण इन लोगों का अपना अपना रंग है। टमाटर में लाल रंग, गाजर में भी जो भी रंग है वो भी कैरोटीन के कारण, चुकंदर में जो है विटामिन के कारण, यानी उसको वर्णी लवक ही कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रसधानी। यह कोशिका की निर्जीव रचना है। यह एकल झिल्ली साबित होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। इसके बाद केंद्रक। केंद्रक क्या है? इसको देखेंगे। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। केंद्रक द्रव के धागेनुमा जाल पदार्थ को क्रोमेटिन कहते हैं। कोशिका का विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक से समझिए। कोशिका का जब विभाजन होता है उस समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाता है। यानी क्रोमेटिन का सिकुड़ना और उनके मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाना ही गुणसूत्र का निर्माण करता है। ठीक है। इसके बाद कुछ देखेंगे गुणसूत्र। मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे केंद्रक में एक सघन घोल रचनाएं दिखलाई पड़ती है। इसे केंद्रिका कहते हैं। नेक्स्ट नोट एक देखेंगे। नोट में डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। कहाँ होती है? केंद्रक में। कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंस है। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में और कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी होता है। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए। डीएनए का आपको पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, इसको देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड में क्या है? न्यूक्लियोसाइड है और आपको
फॉस्फेट है, ठीक है। तो इसको न्यूक्लियोसाइड में एक शुगर और आपको बेस क्षार। अब देखिए यहाँ आपको पढ़ना किसको है, बेस क्षार को। आप देख सकते हैं लूसेंट में, इसी को पढ़ना है। इसमें क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ क्षार नहीं, 4 प्रकार उपस्थित क्षार, यहाँ पर 4 छूट गया है, ध्यान देंगे। 4 प्रकार के होते हैं। एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। एडिनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। इससे एक बहुत बड़ी क्वेश्चन आती है, किसके साथ क्या क्या बाउंड है, ध्यान देंगे। यानी यानी एडिनिन और थायमिन के बीच में क्या होता है, डबल बाउंड है। देखेंगे 2 इक्वल की तरह है, यानी उसका मतलब होता है डबल बाउंड। और गुआनिन और साइटोसिन, जी और सी। एक बात यहाँ गौर करेंगे, देखिए यहाँ पर इसके बीच में 3 गो बाउंड होता है, 1 2 3 मिस हो गया है। तो जी और सी के बीच 3, कैसे याद करेंगे, देखिए जी की तरह ही शेप है, सी का आकार है। और सी कितना पर आता है ABCD में अल्फ़ाबेट में, 3 नंबर पर। तो क्या होगा, जी के साथ सी यानी साइटोसिन के साथ आपको गुआनिन और गुआनिन, तो तीनों के बीच क्या है, ट्रिपल बाउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने प्रतिपादित की है। डीएनए क्या कार्य क्या है, सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना है। इसकी इकाई जीन है, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। नोट ध्यान दीजिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण कौन किया था, हरगोविंद खुराना ने। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए का संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। इसको थोड़ा सा याद करने की बिंदु है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्या है, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है, कैसे होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। अब देखेंगे आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए क्या है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में यह सहायक होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, टीआरएनए। टी से क्या होता है, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरित करना। इसका काम क्या है, देखिए अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाना, यानी स्थानांतरित करना, एक दूसरी जगह ले लेना जहाँ पर प्रोटीन बनता है। इसका काम है ट्रांसफ़र करना, किसको, अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाता है। तीसरा क्या है, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। यह मैसेज देकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। क्या करता है, यह मैसेज देकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। नेक्स्ट देखेंगे डीएनए और आरएनए में, यहाँ पर आपको अलग अलग कॉलम बनाकर बताया गया है किसमें क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता है। देखिए डीएनए में इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। इसमें क्या होता है, ठीक इसके उल्टे इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसमें बेस एडिनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होता है, यानी चारों आपको क्षार बताए हमें। इसमें बेस क्या होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। इसमें बेस थायमिन की जगह क्या आता है, आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, और सब ठीक है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। आरएनए की खासियत क्या है, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है, जबकि ये केवल डीएनए आपको केवल केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, इसको देखेंगे। देखिए इसमें जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है।
इसमें लवक जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है। रंग की क्या बात है उसमें, इसमें लवक पाई जाती है। तारकाय इसमें उपस्थित होता है जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है। यही आपको इसमें एक बदल जाता है, जो कि इसमें उपस्थित होता है उसमें अनुपस्थित होता है, यानी पादप में अनुपस्थित हो जाता है और जंतु में उपस्थित होता है। तारकाय रिक्तिका इसमें छोटी होती है, इसमें रिक्तिका बड़ी हो जाती है, यानी जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी हो जाएगी। ऐसे याद रखेंगे, पेड़ पौधा बड़ा होता है कि मनुष्य बड़ा होता है हाइट लंबाई से, तो जंतु यानी जंतु छोटे होते हैं और पादप बड़े होते हैं, वृक्ष ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसके अनुसार आपको उसकी रिक्तिका भी बड़ी होगी। अब नेक्स्ट है, ध्यान देंगे, इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है और इसका आकार लगभग आयताकार होता है। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विरचाउ ने देखा। किसने देखा? विरचाउ ने। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन में देखिए, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरी शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। समसूत्री विभाजन वाल्थर फ्लेमिंग ने जंतु कोशिका में देखा। इसको कौन देखा? वाल्थर फ्लेमिंग ने देखा, जंतु कोशिका में देखा। समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा जाता है और सबसे बड़ी यहाँ समझने की बात है कि इसका पश्चावस्था सबसे छोटी है, यह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देंगे अर्धसूत्री विभाजन। इसको बीजमैन ने खोज किया, इसका नामकरण फर्मर एवं मुर्रे ने दिया। ठीक से समझेंगे, और सूत्री विभाजन की खोज बीजमैन, ठीक है, नामकरण फर्मर एवं मुर्रे। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, यह 2 चरणों में होता है, और सूत्री 1 और सूत्री 2। और सूत्री प्रथम विभाजन 4 चरणों में होता है, जिसमें प्रोफेज 1 सबसे लंबी प्रवस्था है। इसको समझने का प्रयास करेंगे कि सूत्री प्रथम विभाजन 4 चरणों में होता है, जिसमें प्रोफेज 1 सबकी प्रवस्था सबसे लंबी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे समसूत्री विभाजन। यह विभाजन कायिक कोशिका में होती है। इस विभाजन में कम समय लगता है। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है। संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण अनुवांशिक विविधता नहीं होती है। इसमें गुणसूत्र के अनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है। इसमें गुणसूत्रों के अनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रोफेज अवस्था सबसे छोटी होती है। अब आई अर्धसूत्री विभाजन में इसका देखेंगे। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन में अधिक समय लगता है। ठीक है, इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और क्या है, संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण अनुवांशिक विविधता होती है। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसकी प्रोफेज अवस्था सबसे लंबी होती है। ठीक है, अगला देखेंगे जैव विकास। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैव विकास। देखिए, क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति जैव विकास कहलाता है। यानी एक क्रम में परिवर्तन होता है, इसके बाद आपको एक मूल रूप से परिवर्तन आपको स्पष्ट दिखाई देगा, अधिकाधिक, जिस परिवर्तन को जैव विकास कहा जाता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देते हैं। इसमें आप समजात अंग है, समजात अंग इसका देखिए खासियत, भ्रूणीय परिवर्धन में समान होता है। इसका उत्पत्ति समान रूप से होता है, परंतु इसका कार्य अलग होता है। जैसे चमगादड़ का पंख और बिल्ली के पंजा, मनुष्य का हाथ। इसका भ्रूणीय परिवर्धन एक है, परंतु इसका कार्य क्या है, अलग अलग है।
नेक्स्ट है समरूप अंग। समरूप अंग देखेंगे, कार्य समान होगा परंतु भ्रूणीय परिवर्धन असमान होता है, अलग अलग तरीका से होता है। जैसे तितली के पंख और चमगादड़ के पंख उड़ने का काम करते हैं, कार्य समान हो गया, दिखाई भी देगा एक लेखा समान, आपको एक तरह से समान ही आपको दिखाई देगा, फिर भी उसकी भ्रूणीय परिवर्धन असमान होती है, अलग ढंग से होती है। इसके बाद आइए अवशेषी अंग। अवशेषी अंग पूर्वजों में पूर्ण विकसित थे, वातावरणीय परिवर्तन के कारण समाप्त हो चुके हैं। जैसे अपेंडिक्स, पहले मनुष्य पेड़ पत्ता कच्चे फल खाता था जिससे अपेंडिक्स की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है। कर्ण पल्लव, कान पर जो बाल होते थे, त्वचा पर जो बाल होते थे, पहले वस्त्र आदि की बहुत किल्लत थी, नहीं लोग मतलब शुरू में पहनते ही नहीं थे, नहीं पहनते, जिसके कारण आपको इसकी आवश्यकता थी कि शरीर पर बाल होता था ताकि त्वचा को और ठंड गर्मी से बचाए। अब उसकी प्रासंगिकता रही नहीं क्योंकि हम लोग वस्त्र का प्रयोग करते हैं, तो ये सब अंग का यूज समाप्त हुआ, जिसके कारण से ये अपने आप वातावरणीय परिवर्तन में समाप्त हो चुके हैं और समाप्त दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको अकलदांत विजडम टीथ की भी बारे में यही कहानी है, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, वो भी नहीं है, वो भी समाप्त है। इसके बाद देखेंगे आपको लय मार्कवाद। लय मार्कवाद क्या है? जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। समझिए ठीक से, लय मार्कवाद क्या है? जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है, कोई भी जीव पर उसका वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा ही, जिसके कारण जीव में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है, जिसके कारण उसके अंग का उपयोग बढ़ेगा या घटेगा। जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना, ये शुरू में ही जिराफ की गर्दन लंबा हुआ नहीं करते थे, इसको पेड़ का जो टहनी है उसको शाखा को खाने के क्रम में इस तरह से प्रयास उसके द्वारा किया गया है कि कालांतर में उसका गर्दन लंबा होने लगा। एक मान्यता है कि जिस तरीके से आज आधुनिक युग में हम मोबाइल को चलाने के लिए अपने अंगूठा का प्रयोग करते हैं, आने वाले कुछ वर्षों के बाद कालांतर में हमारी अंगूठा विकसित होती हुई दिखाई देगी, यानी इसका साइज बड़ा हो जाएगा। यह लय मार्कवाद के सिद्धांत के अनुसार ही होगा। अगला देखेंगे डार्विनवाद। डार्विन ने विकास के संबंध में सबसे प्रसिद्ध हैं। इन्होंने पुरावशेषों का महानतम अन्वेषण भी किया है। पुरावशेषों का महानतम अन्वेषण का मतलब है कि ये आपको सच के आधार पर, पुरातात्विक सच के आधार पर जो अवशेष है उसके आधार पर उन्होंने अन्वेषण किया है। इनके अनुसार क्या है? जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष जातीय या अंतर्जातीय, पर्वणीय तथा कुछ भी हो सकता है। यह कहना है कि कोई भी जीव जो अपने जीवन को धारण करने की क्षमता रखते हैं या जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं, तो इसके लिए उन्हें भी अपने जाति या किसी अंतर्जातीय या पर्यावरणीय किसी से भी उनको भी संघर्ष करना पड़ता है जीवन पर्यंत, ठीक है। कुछ उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है, जिसके फलस्वरूप कुछ उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारी के लक्षण मूल जीवधारी से इतने भिन्न हो जाते हैं एक नई जाति बन जाती है। यानी कहने का मतलब इनका है छोटे छोटे क्रम में इस तरह से परिवर्तन होते हैं कि होते समय ये दिखाई नहीं देंगे, मगर कुछ समय कालांतर के बाद ऐसे एक आप रूप ले लेते हैं कि ये आपको मूल जीवधारी से, मूल जो उसका गुण था उसे बहुत ज़्यादा ही भिन्न दिखाई देते हैं, जिसको से एक नई जाति उत्पन्न हो जाती है। यही आपको डार्विनवाद है। नेक्स्ट देखेंगे उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद क्या है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। इस सिद्धांत की खोज ह्यूगो डे ब्रिज द्वारा किया गया। सबसे पहले उत्परिवर्तनवाद का खोज कौन के? क्वेश्चन बराबर आता है। ह्यूगो डे ब्रिज द्वारा किया गया। जिनके भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है, इस सिद्धांत का को ही उत्परिवर्तनवाद
कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे अनुवांशिकी। अनुवांशिकी, इसका पिता ग्रेगर मेंडल को माना जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे। आनुवंशिकता शब्द विलियम वाटसन ने दिया था, जबकि जीन शब्द विलियम जोहानसन ने किया। इस चीज़ को डिनोट करेंगे, ध्यान में रखेंगे। आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग कौन किया? वाटसन ने, विलियम वाटसन ने। कौन किया? विलियम वाटसन ने। जबकि जीन शब्द का प्रयोग कौन किया? विलियम जोहानसन ने। इसको जोहानसन से, इसको वाटसन से याद रखेंगे। ठीक है, आनुवंशिकता के शब्द का प्रयोग वाटसन, जबकि जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन। नेक्स्ट देखेंगे, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं, इनके पीढ़ियों का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। अगला क्या है? मेंडल के नियम। मेंडल के नियम में देखेंगे क्या है? प्रभाविकता के नियम। विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध माता या पिता, उसमें क्या होगा? विपर्यायी गुण वाले शुद्ध माता या पिता का मतलब है कि अलग अलग गुण वाले, उसमें क्या होगा? प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण दिखाई देगा। प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण दिखाई देगा, अप्रभावी गुण नहीं दिखाई देगा। लेकिन दूसरी पीढ़ी में अप्रभावी गुण आपको दिखाई देगा। ठीक है, यही है मेंडल के प्रभाविकता के नियम। इनके पृथक्करण के नियम को देखेंगे। पृथक्करण के नियम देखिए क्या है। जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। मतलब कि जब दोनों कारक युग्म बनाता है तो अलग अलग हो जाता है, और इस शुद्ध में अपना अपना गुण रखता है। इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ये आपको क्या है? मेंडल साहब का पृथक्करण का नियम हुआ। अगला क्या है? तीसरा, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम। ठीक है, इसमें जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। क्या होता है? तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। अब देखेंगे सहलगनता। सहलगनता क्या है? एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलगनता कहते हैं। लिंग संलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। लिंग सहलगनता की प्रथम विस्तृत व्याख्या मुर्गन ने किया। कौन किया? मुर्गन ने किया। मनुष्य में कई लिंग संलग्न गुण पाए जाते हैं, जैसे रंग वर्धनता, गंजापन, हीमोफिलिया, मायोपी इत्यादि। यानी ये आपको ऐसा ही लिंग सहलगनता की गुण एक ऐसा गुण है मनुष्य में कि आपको इसका उदाहरण आप रंग वर्धनता मतलब कि उसमें काला और लाल और हरा में फर्क नहीं कर पाता है मनुष्य। ठीक है, गंजापन, हीमोफिलिया, मायोपिया, यानी आपको ये लिंग संलग्नता मतलब रोग है, समझिए कि इस रोग का एक और एक गुण का ये उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यह गुण स्त्री से ज़्यादा पुरुष में प्रकट होता है। ये भी क्वेश्चन कई एक बार आया हुआ है कि आपको लिंग सहलगनता गुण या हीमोफिलिया पूछेगा कि आपको सर्वाधिक ये होने की संभावना किस में होती है? स्त्री में कि पुरुष में? तो ये क्या होता है? स्त्री से ज़्यादा पुरुष में। ठीक है, मानव अनुवांशिकी। नेक्स्ट देखिए, आनुवांशिकी गुणसूत्र का नामकरण कौन किया? W. वॉल्टेयर ने किया। कौन किया? मानव अनुवांशिकी गुणसूत्र का नामकरण W. वॉल्टेयर ने किया। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं, जीनोम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जीन इन्हें गुणसूत्रों पर पाया जाता है। एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, यानी पाए जाते हैं। आर्थर कोरनबर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की सहायता से डीएनए का संश्लेषण किया। कि डीएनए के संश्लेषण के बारे में देखिए, ठीक है, समझिए इस बात को कि आर्थर कोरनबर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की और उसी के सहायता
से इसी के सहायता से ही डीएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, इस बात को कौन बताया? आर्थर कोनबर्ग ने बताया। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, परखनली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ होती है? परखनली के अंदर होती है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किसका पिता कौन है, क्या किया जाता है? डीएनए का फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग, डीएनए के फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब ध्यान देंगे, जो कि एक बॉक्स में बनाया गया है, जो कि गुणसूत्र था, किसका गुणसूत्र कितना होता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान देने। देखिए, स्केरी से कितना होता है? 2, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12। देखिए, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, इसी से तय करके इसको याद करेंगे। मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर 24, इसके बाद आपको मेढक 26, नींबू 18, 36, बिल्ली में 38, चूहा में 40। ठीक है, माउस चूहा में 40 और चूहा रैट में 42। ठीक है, गेहूं में 42, खरगोश 44, मनुष्य में 46, मतलब 23 जोड़ा। आलू 48, चिंपैंजी 48, तंबाकू 48। आलू, चिंपैंजी, तंबाकू क्या है? 48 है। घोड़ा क्या है? 64 है। कुत्ता क्या है? 78 है। कबूतर क्या है? 80 है। फिर से एक बार देख लेंगे, एस्केरिस में क्या है? 2 है, मच्छर में 6 है, घरेलू मक्खी उससे उसका 2 गुना 12, मटर में 14 है, प्याज में 16 है, मक्का में 20 है, टमाटर 24, मेढक 26, और नींबू में 18, 36, बिल्ली में 38 है। और आपको चूहा, माउस में जिसको 40 है, जबकि चूहा रैट में आपको 42 है। ठीक है, गेहूं में 42 है, चूहा रैट और गेहूं में क्या है? 42 है। खरगोश 44 है, मनुष्य 46 में है, आलू में 48 है, चिंपैंजी 48, तंबाकू 48, घोड़ा 64 है, कुत्ता 78 है, और कबूतर 80 है। कैसा लगा ये आपको सीरीज? ज़रूर कमेंट करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे अधिक लाभ ले पाएंगे, और इसका नेक्स्ट सीरीज़ के लिए आप इंतज़ार करेंगे। लुसेंट के पढ़ने का कुछ तरीका अलग होना चाहिए। अलग पढ़ने के लिए आप उसको एक नोट्स फॉर्म में समझना होगा, और तभी उससे आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। ऐसे तो बहुत पेज बाई पेज आप पढ़ के कुछ उससे बहुत ज़्यादा आप फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, आपका समय भी जाएगा। इसलिए मैंने आपको नोट्स फॉर्म में इसको उपलब्ध कराया है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।